बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली दिस इज़ एक राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रूस और यूक्रेन की जंग की असल वजह क्या है, आज की वीडियो में आपको तफसील से इस मसले में छुपी हुई आलमी साजिश के बारे में बताएंगे कि दुनिया में क्या ग्रेट गेम चल रही है, ये मसला कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी जंग में कैसे बदल गई, क्या वाकई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है और इस मसले का दुनिया पर क्या असर होने जा रहा है। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बहन भाइयों को नहीं पता कि रूस और यूक्रेन का फड्डा असल में क्या है वो भी जान सकें। देखें, हमें 1991 में जाना होगा क्योंकि ये मसला असल में शुरू हुआ था 1991 में। ये तब की बात है कि जब सोवियत यूनियन होता था, USSR होता था, वो जब टूटा तो वो 15 ममालिक में तकसीम हो गया। सबसे बड़ा जो मुल्क बना वो रूस बना। उसके अलावा जो बाकी ममालिक थे उनमें से काफ़ी ममालिक आप जानते हैं जैसे कि आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उन्हीं 15 ममालिक में से एक मुल्क था जी यूक्रेन। अब यूक्रेन की जो पोजीशन है वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस मसले को अच्छे से समझ सकेंगे। देखें, ये दरमियान में है यूक्रेन, इसकी एक सरहद मिलती है रूस से और दूसरी जो उसकी सरहद मिलती है वो यूरोप से मिलती है। यानी कि यूक्रेन के एक तरफ आ जाता है रूस और दूसरी तरफ आ जाता है यूरोप। यूरोप और यूक्रेन आपस में इनका अच्छा ताल्लुक़ है क्योंकि यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया। यही वो इलाका है क्रीमिया जो फड्डे की असल वजह है, जहाँ पे आलमी ताकतों की गहरी नज़र है। तमाम बड़े मुल्क, दुनिया के जितने भी बड़े चौधरी हैं जैसे अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जैसा कि फ़्रांस है, जर्मनी है, इन सब की जो नज़र है वो क्रीमिया पे है और इनको कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है यूक्रेन से। बेसिकली क्रीमिया क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। अब आपको तो पता है कि हमें उलझा देते हैं ये कि नेटो में शामिल होने जा रहे थे, नहीं होने जा रहे थे, जो कि इस मसले को पोर्ट्रे किया जा रहा है, दिखाया ये जा रहा है कि जी रूस और यूक्रेन का ये फड्डा है कि यूक्रेन चाहता था कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊँ, रूस नहीं था चाहता। ये असल वजह नहीं है, वजह है रिसोर्स की। अमेरिका हो, रूस हो, जितने भी बड़े ममालिक हैं ये रिसोर्स के पीछे जाते हैं और यहाँ पर क्रीमिया में गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। अब यूक्रेन क्या करता था, यूक्रेन ये करता था कि जो क्रीमिया से उसके गैस के ज़खायर थे उनको वो बेचता था यूरोपीय ममालिक को। तो यूरोपीय ममालिक बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने यूक्रेन को एक छोटे बच्चे, लाडले बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाया हुआ था और यूक्रेन भी खुश था क्योंकि माल उसको बनता था। सीन कैसे ख़राब हो गया, सीन ऐसे ख़राब हुआ कि रूस ने ये चाहा कि मैं इसको एंजॉय करूं, क्योंकि एक उसके माइंड में ये चीज़ थी कि पहले तो ये हमारा ही हिस्सा होता था यूक्रेन। 2014 मसला तो पुराना चला आ रहा था, लेकिन 2014 में रूस ने धावा बोल दिया क्रीमिया पे और उसने ये इलाका काबू में कर लिया। अब सीन क्या हुआ जी, G8 ममालिक होते थे, इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया हुआ था, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके पे और उसको काबू में कर लिया तो अमेरिका ने और G8 ममालिक ने ये तय किया कि निकालो भाई रूस को G8 में से। तो सज़ा के तौर पे रूस को निकाल दिया गया और फिर G8 बदल गए G7 में। लेकिन रूस को इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने कहा कि ठीक है निकालो, मेरी सेहत को, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यहाँ पर रुकी नहीं, रूस ने फिर क्या किया, क्रीमिया तो उसने काबू में कर लिया, क्रीमिया के साथ एक इलाका है जी, उसको कहते हैं डॉनबास। ये डॉनबास की पोजीशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन का जो सरहद लगती है रूस के साथ, उस पे जो इलाका बनता है वो डॉनबास कहलाता है। अब डॉनबास के जो रहने वाले हैं उनका जो माइंड सेट है, उनकी साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि हम रूस में मिल जाना चाहिए। हम पहले भी एक होते थे, हमारी रंग, नस्ल, ज़ुबान सब कुछ रूस वाली है, बोली भी हमारी वही है, सकाफ़त, कल्चर सब कुछ हमारा रशियन है। तो हम अलहदा होकर तो नुकसान में, तो हमें रूस के साथ मिल जाना चाहिए। यूक्रेन को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए यूक्रेन ने डॉनबास के रहने वाले लोगों को बागी करार दे दिया। अब यूक्रेन की लड़ाई किन किन से चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है जी अपने ही बागियों के साथ जो डॉनबास के इलाके में रहते हैं और साथ ही रशिया के साथ। अब रूस क्या कर रहा था, रूस एक तरफ तो बैठा हुआ था क्रीमिया में, साथ वो सपोर्ट कर रहा था माली तौर पे भी और हथियारों के मदद से भी डॉनबास के लोगों को, और डॉनबास वाले लड़ रहे थे यूक्रेन के फ़ौजियों के साथ। अब इस लड़ाई में क्या हुआ जी कि 13,000 के करीब सिविलियन मर चुके हैं, 4100 यूक्रेन के फ़ौजी मारे गए, 5,650 के करीब ये बागी जो कि डॉनबास के इलाके में रहते हैं वो भी मारे गए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई।
जो बागी हैं वो हौसले में क्यों थे, उसकी रीज़न बेसिकली रूस की सपोर्ट थी। यहाँ पे जब 2014 में उन्होंने काबू में कर लिया, कब्ज़े में कर लिया क्रीमिया को, उसके बाद ये अगर हम 2021 में जाएं, 2021 के शुरू में यानी कि जनवरी फरवरी के अंदर रूस ने बहुत ज़्यादा जो फ़ौज है वो लाके खड़ी कर दी डॉनबास की सरहद पे। और अमेरिका बहादुर को तकलीफ़ हुई, मरोड़ उठे, क्योंकि अमेरिका दुनिया में जहाँ मर्ज़ी हमला करे वो तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करता है, लेकिन अगर चाइना हो या रूस हो या कोई भी और मुल्क हो वो इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे तो वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ उसको कंसीडर करता है। अमेरिका ने चीखना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो फ़ौजी मूवमेंट हुई है, जो फ़ौज इसने डॉनबास की सरहद के करीब खड़ी की है, ये गलत है। रूस ने कहा कि भाई हम तो मशक़ें कर रहे हैं, जंगी मशक़ें कर रहे हैं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हम तो रूस के अंदर ही हैं। और उसने फिर ये कहा कि इसको हम अमन फ़ौज का नाम दे रहे हैं। रूस ने दुनिया को ये जवाब दिया कि ये जो फ़ौज हमने बिठाई है ये अमन फ़ौज है। ठीक हो गया। अब बात आगे बढ़ती है, रीसेंट पास्ट में ये चीज़ हुई। अब यूक्रेन को तो समझ आ रही थी कि वो कर क्या रहा है रूस उसके साथ, और यूक्रेन को ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो नहीं लड़ सकता रूस के साथ, कि रूस टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया है, उसके पास पैसा भी बहुत है, उसके पास वसाइल भी बहुत है। लेकिन यूक्रेन क्यों खड़ा हुआ था? यूक्रेन ने आंखों में आंखें डाल के बात की रूस से कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि रूस ये कह रहा था कि तुम लोग सरेंडर कर लो। यूक्रेन का सदर कहता है कि हमने सरेंडर नहीं करना। उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका था और नेटो फोर्सेस थी। यूक्रेन ने ये कहा, वो ख़तरे को उसने भांप लिया कि रशिया जो है वो उड़ा के फेंक देगा। उसने अमेरिका को अप्रोच किया और उसको कहा कि आप मुझे नेटो में ले लें। तमाम यूरोपियन ममालिक जो हैं वो कन्विंस थे, वो इस चीज़ पे मुतफिक थे कि जी ठीक है, इसको नेटो में हम ले लेते हैं। अमेरिका अभी शशोपंच का शिकार था, सोच रहा था कि इसको लें कि ना लें। यहाँ से रूस को भी पता चल रहा था कि यूक्रेन क्या कर रहा है और दुनिया क्या सोच रही है। तो इन द मीन वाइल रशिया ने चढ़ाई कर दी। अमेरिका ने वार्न भी किया रशिया को कि अगर तुमने यूक्रेन पे हमला किया और कब्ज़ा किया तो सैंक्शंस हम लगा देंगे, तुम्हें हम तनहा कर देंगे। प्यूटन ने कहा कि मुझे कोई पार नहीं है, तुमने सैंक्शंस लगानी है लगा दो, हमें तनहा करना कर दो, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि मेरे रास्ते में ना आना, जो भी मेरे रास्ते में आएगा हम उसको उड़ा के फेंक देंगे। ये प्यूटन ने कहा। प्यूटन बहुत ज़्यादा दलेरी से सामने आए। अमेरिका ने उसको ये भी कहा, प्यूटन को, रूस को, कि अगर तुमने कब्ज़ा किया, तुमने अटैक किया यूक्रेन पे, तो हम 2 जंगी जो हमारे तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो हम ब्लैक सी में भेजेंगे। अब ब्लैक सी कहाँ पे है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जी, जो क्रीमिया का इलाका आपको बताया जहाँ पे टेक ओवर कर चुका हुआ है रूस, उसके अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पे जो समंदर है उसको ब्लैक सी कहते हैं। अब ब्लैक सी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, अमेरिका क्या कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता। ब्लैक सी तक जाने के लिए अमेरिका को टर्की को क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह कि टर्की ऑन बोर्ड है अमेरिका के साथ? नहीं ऑन बोर्ड है। अमेरिका को यह कॉन्फिडेंस था कि अगर रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, हम सपोर्ट को कैसे पहुंचेंगे, हम अगर लड़ना चाहें इन फेवर ऑफ यूक्रेन तो क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, तो वो ब्लैक सी बनता था। उन्होंने तुर्की से बात नहीं की, क्योंकि जब टर्की के ऑफिशियल से बात हुई कि अमेरिका बहादुर तो ये कह रहा है कि वो ब्लैक सी में अपने 2 लड़ाका तैयारे भेजेगा अगेंस्ट रशिया, तो क्या आप को इस बात का पता, क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है? तो टर्किश ऑफिशियल्स ने यह कहा कि अमेरिका ने हमसे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। अगर अमेरिका के तैयारे वहाँ पे जाना चाहते हैं वो उस सूरत में जाएंगे जब वो हमसे परमिशन लेगा, और परमिशन देने से पहले, जब हम उसको इजाज़त देंगे उससे ठीक 14 दिन पहले वो हमें अप्रोच करेगा, क्योंकि 14 दिन का ये हमारा प्रोसेस होता है कि हमने हाँ करनी है या ना करनी है। बहरहाल अभी तक ब्लैक सी में उसने जाना है या नहीं जाना, अमेरिका ने अपने तैयारे भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, उसके लिए अमेरिका ने टर्की वालों से कोई रब्ता नहीं किया। तो वो अपने तौर पर डराने के लिए रूस को ये धमकी दे रहा था। अब आपको ये बता देते हैं कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। जब अमेरिका के इलेक्शन हुए, ये जो रीसेंट पास में हुए, जिसके नतीजे में जो बाइडन सामने आए अमेरिकी सदर के तौर पे, उन्होंने सदर बनने के फ़ौरन बाद जो पहली तकरीर की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके मेन जो पॉइंट्स अगेंस्ट रशिया है वो आपको बता देते हैं कि जो बाइडन इलेक्शन जीतने के बाद जब सामने आए, उन्होंने कौम से खिताब किया, तो उन्होंने पहला पॉइंट अगेंस्ट रशिया ये रेज़ किया कि रूस ने अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस में मुदाखलत की है।
दूसरा पॉइंट उसने ये रेज़ किया कि जो सोलर विंड हमला हुआ अमेरिका में वो भी रूस ने करवाया। तीसरा पॉइंट अमेरिका ने ये रेज़ किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको टारगेट करवा रहा है रूस विद द हेल्प ऑफ तालिबान। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका का सदर बनने के फ़ौरन बाद जो बाइडन ने अपनी पहली तकरीर में ठा हमले किए रूस पे। अब आप ये सोचें कि अमेरिकी सदर को ऐसी क्या इमरजेंसी पैदा हो गई कि इलेक्शन जीतने के बाद पहली ही स्पीच के अंदर उसने क्यों धावा बोल दिया रूस पे। तो बेसिकली रिसोर्सेज की लड़ाई है। हमें तो इन्होंने लगा दिया हुआ है टिकटॉक के पीछे, स्नैक वीडियो के पीछे, इन चीज़ों के पीछे लगा दिया हुआ है। ये दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं ये आलमी साजिश में मुलविस हैं। ये ग्रेट गेम चल रही है और रिसोर्सेज की लड़ाई है। ये वही लड़ाई है जब सोवियत यूनियन USSR यानी कि रूस जब टूटा नहीं था तो ये जो अफ़गानिस्तान में आया था ये वहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आया था, ये गर्म पानी के ख़जानों की तरफ आया था। अमेरिका भी जो अफ़गानिस्तान में आया था वो भी ये रिसोर्सेज के लिए आया था। तो इनकी बेसिकली लड़ाई है रिसोर्सेज की। और ये सिर्फ दिखावे की सीन क्रिएट किया जाता है कि जी नेटो में नहीं लिया, नेटो में ले लिया, या उसको ऐसे नहीं किया। और अब जो यूक्रेन के सदर हैं उनको तनहा छोड़ दिया अमेरिका ने और नेटो ममालिक ने, वो सामने आए और उन्होंने ये अफसरदा होके अपने जज्बात का इजहार किया कि 27 ममालिक मेरे पीछे खड़े हुए थे इस मसले से पीछे। उन्होंने कहा था कि आप प्यूटन के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रशिया आप पे हमला करेगा तो हम 27 मुल्क आपके दिफा में खड़े होंगे। लेकिन जब प्यूटन ने हमला किया तो अमेरिका बहादुर और बाकी नेटो ममालिक नहीं आए हैं। यूक्रेन को तो आज समझ आई है ना अमेरिका के वादों की। हमें तो 1971 में उस वक्त समझ आ गई थी कि जब पाकिस्तान का मसला हुआ इंडिया के साथ, जिसके नतीजे में बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आया, तो उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद का वादा किया था और उसका जो जंगी बेड़ा है वो हमारी मदद के लिए आ रहा था, जो कि 1971 से लेकर 2022 तक नहीं पहुँच सका। तो अब यूक्रेन का वास्ता पड़ा है, वाह पड़ा है अमेरिका के साथ, तो उसको भी पता चल जाएगा कि उसके वादे महज वादे ही होते हैं, महज दावे ही होते हैं। अब इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे। सैंक्शंस का ऐलान कर दिया गया अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से रूस के ख़िलाफ़। क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दें। हम अगली वीडियो डिटेल से इन तमाम पॉइंट्स को कवर करते हुए बना देंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।